हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड जो है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका जो टॉपिक है प्रोटोजोआ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जनरली बहुत सारी जो जनरल एग्जाम्स है, चाहे जीके से रिलेटेड हो, जनरल साइंस से या बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित अधिकतर क्वेश्चन आते रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, प्रोटोजोआ है क्या, इसका हैबिट और हैबिटेट, इसका आवास और इसका स्वभाव कैसा है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके सामान्य लक्षण, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन, इसके उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रोटोजोन से होने वाले रोगों को हम यहाँ इस वीडियो में कुछ स्लाइडों की सहायता से आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की। तो ये जो प्रोटोजोआ शब्द जो आज हम सुन रहे हैं, ये प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस नाम के वैज्ञानिक ने ये दिया था। ये टर्म गोल्डफस ने दी थी। और प्रोटोजोआ जो है वो लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस और जून्स। प्रोटोस यानी होता है प्रिमिटिव या फर्स्ट, और जून्स यानी होता है एनिमल। तो प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? फर्स्ट एनिमल या प्रिमिटिव एनिमल। प्रिमिटिव या फर्स्ट एनिमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरा जो एनिमल किंगडम है, वो पूरा एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो इवॉल्व जो एनिमल हुए हैं, सबसे पहले जो उद्विकास में इस धरती पर जो सबसे पहले बनने वाले एनिमल हैं, वो प्रोटोजोअन्स ही है। और इसीलिए गोल्डफस ने इन्हें प्रोटोजोआ नाम दिया, प्रोटोजोआ। चलिए, प्रोटोजोआ वर्तमान में सब किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा जाता है। सब किंगडम कौन सा? प्रोटिस्टा में पढ़ा जाता है। फाइव किंगडम सिस्टम जो है, विटेकर के हिसाब से प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, उसी का एक सब किंगडम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट एनिमल है, सरलतम जीव है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी सेल यूकैरियोटिक प्रकार की ये होती हैं। इन्हें सिंपलेस्ट एनिमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें किसी तरह के कोई टिश्यूज नहीं है, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अब जब किसी तरह का सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ एक सेल का ये बना एनिमल है, तो ऐसे में सिंपल होना ही होना है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक सेल का बना सीधा साधा सा ये एनिमल होता है प्रोटोजोन। जैसे यहाँ आप डायग्राम में एक अमीबा का चित्र देख रहे हो, ये अमीबा सिर्फ एक सेल का बना है। और यहाँ जैसा आप ये जो देख रहे हो, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी घिरा हुआ है, यानी कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है। और केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ कोई सेल अगर रहती है, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ अगर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो यूकैरियोटिक सेल होती है। वास्तविक केंद्रक उसमें होता है, इसलिए तो प्रोटोजोन्स जो है वो भी यूकैरियोटिक सेल वाले एनिमल है, सिंपलेस्ट है। माइक्रोस्कोपिक इनको क्यों कहा? क्योंकि आप इन्हें अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हो। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आप नॉर्मली इन्हें नहीं देख सकते हैं। और इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज खोजे जा चुकी है। तो सोचिए, आप ऐसे संसार की कल्पना कीजिए इस धरती पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत बड़ा संसार है। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्रोटोजोन्स बहुत बहुत लंबा और बहुत ही विस्तार से भरा हुआ ये एनिमल है प्रोटोजोन्स। और इन्हें आप देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा संसार है जो आप नहीं देख रहे हो। साथ ही ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक कोशिका के ये बने होते हैं। और वर्तमान में इन्हें वैज्ञानिक ए सेलुलर कहते हैं, अकोशिकीय कहते हैं। ए सेलुलर, अकोशिकीय, यानी कि जिसमें कोई कोशिका नहीं है, अकोशिकीय इनको वर्तमान में कहा जाता है। तो प्रश्न ये आता है कि इन्हें अकोशिकीय क्यों कहा? जैसे आप यहाँ अमीबा को देख रहे हो, अमीबा बना तो एक कोशिका का है, लेकिन अभी फिलहाल आप इस कोशिका को भूल जाओ और ये समझो कि ये एक एनिमल है। अमीबा एक एनिमल है।
जब अमीबा एक एनिमल है तो बताइए इसमें कितनी सेल है? इसके अंदर तो कोई सेल नहीं है। ये तो एनिमल है, सिर्फ बना ही एक सेल का है। तो जब एक सेल ही है तो अब आप इसे सेल कह नहीं रहे, हम इसे एनिमल कह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या कोई सेल है? नहीं। ऐसे में इसे अकोशिकीय कहना ज्यादा बढ़िया है, और आजकल वैज्ञानिक इसे, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उन्हें ए सेलुलर कहते हैं बजाय यूनिसेलुलर के। ठीक है। अब बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट की, यानी कि इसके आवास के। हैबिट यानी इसका स्वभाव, और हैबिटेट इसका आवास, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रोटोजोन्स जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जंतु है। ये फ्रेश वाटर में, ये ताजे पानी में, जैसे कुछ पॉन्ड्स हैं, लेक है, झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, इन सब में ये पाए जाते हैं। तो कुछ मराइन समुद्री भी होते हैं। ये मॉइस्ट सोइल मिट्टी में भी पाए जाते हैं, लेकिन मिट्टी का नम होना, गीला होना जरूरी है। अधिकांश जो प्रोटोजोन्स है वो फ्री लिविंग है, मुक्त जीवी है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते। लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स पैरासाइट भी होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स जो है वो परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और उन्हें किसी तरीके से नुकसान करते हैं, तो पैरासाइट भी होते हैं। ये एकल होते हैं, सिंगल या सॉलिटरी होते हैं, यानी कि एकल होते हैं, अकेले रहने वाले जंतु हैं। लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं, और उस समूह को कॉलोनी कहते हैं। तो कुछ जो है वो कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी में रहने वाले भी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सामान्य लक्षणों की। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो शारीरिक संगठन होता है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अमीबा जो है, जैसे अमीबा एक जीव है या एक प्रोटोजोन सिर्फ एक सेल का बना है, ऐसे में इसकी बॉडी जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ये तो एनिमल है, सेल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। इसलिए इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे होगी? प्रोटोप्लाज्म की होगी, और उसे नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ की एक खास बात है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का। बात करें इनमें सिमेट्री या सममिति की, तो अधिकांश प्रोटोजोन्स तो एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, असममित होते हैं। जैसे आप यहाँ अमीबा को देख रहे हो, आप इसे केंद्र से गुजरने वाले एक्स से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स। लेकिन कुछ में रेडियल सिमेट्री भी होती है, तो कुछ में बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है। बात करें इनकी बॉडी कवरिंग की, तो अधिकांश जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बॉडी के बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे अमीबा में यहाँ देख रहे हो, सबसे बाहर वही द्विस्तरीय सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली इनके पाई जाती है। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स में, प्रोटोजोन्स में पेलिकल का आवरण भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। पेलिकल की कवरिंग होती है कुछ प्रोटोजोन्स में, पेलिकल ध्यान रखना है, पेलिकल की कवरिंग होती है प्रोटोजोन्स में। अब है नेक्स्ट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनका जो जनरल कैरेक्टर है, वो है इनमें लोकोमोशन। प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन या जो चलन है, मूवमेंट या गति जो होती है, वो चूंकि है बहुत छोटे एनिमल, लेकिन फिर भी इनमें लोकोमोशन के लिए विशेष तरह की स्ट्रक्चर्स दी गई है, और वो है फ्लैजिला, कुछ में होता है सीलिया, और कुछ में होता है सूडोपोडिया। जैसे यहाँ आप अपने इस डायग्राम में देख रहे हो, सबसे पहला जो ये अमीबा है, अमीबा के प्रोटोप्लाज्म में ही कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, और उससे कुछ पैर जैसी ऐसी है। जैसे आप आगे ये संरचना देख रहे हो, जैसे मैं आपको बताऊं, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से आपको समझाता हूं। जैसे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो मैं ये हरे कलर से बना रहा हूं, ये पैर जैसी संरचना इसने आगे बढ़ा ली है। इस संरचना को ही कहते हैं शूडोपोडिया। क्या कहते हैं? शूडोपोडिया। पैर जैसे हैं, लेकिन पोडिया वास्तविक नहीं है, ट्रू नहीं है, इसलिए नाम लगा दिया इसके आगे शूडो। जहां पर भी बायोलॉजी में आप स्यूडो वर्ड देखते हो, इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठे, असत्य प्रकार के पैर ये हैं। ये इसके प्रोटोप्लाज्मिक जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से, आप सोल्जेल थ्योरी पढ़ोगे, उसकी वजह से इसमें ऐसा बनता है। और इन पैरों की सहायता से ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं।
तो इनमें एक पहला तरीका है मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर बन रही है लोकोमोशन के लिए, वो है सूडोपोडिया जैसे अमीबा। दूसरा जो है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला एक लंबे धागे जैसी संरचना, जैसे आप यहाँ ट्रिप्नोसोमा एक एनिमल है, इसमें आप देख रहे हो एक ये जो लंबा चाबुक जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर ही है फ्लैजिला, और इसकी सहायता से ये मूवमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो इनका मूवमेंट के लिए लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सीलिया। और सीलिया का एग्जाम्पल यहाँ चित्र में देख रहे हो वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम में जैसे आप यहाँ ये देख रहे हो छोटे छोटे बाल जैसी ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये सभी संरचनाएं हैं सीलिया, और इसकी सहायता से पैरामीशियम मूवमेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी है जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी इसी स्लाइड में कि प्रोटोजोन्स को लोकोमोटरी ऑर्गन ही चलन अंगों के आधार पर ही उन्हें अलग अलग 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। चलिए अभी इसके और जनरल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, इनमें जो श्वसन होता है, वो श्वसन इनकी सतह से ही होता है, विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है। एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, सरफेस से ही ये एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में विशेष तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। शॉर्ट में इसे हम सीवी कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप यहाँ पैरामीशियम में ये जो हरे रंग में आप देख रहे हो, ये जो स्टार जैसे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और ये इनके एक्सक्रीशन के साथ साथ इसमें ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, प्रोटोजोन्स में ओस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसे हिंदी में संकुचनशील धानी कहते हैं। इसे कहते हैं संकुचनशील धानी से हिंदी में कहा जाता है। ओस्मो रेगुलेशन में ये परासरण नियमन में ये सहायता करती है प्रोटोजोन्स को। बात करें इसके न्यूट्रिशन की, ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। पोषण इनमें होलोफिटिक प्रकार का भी है, पादप समान जैसा भी होता है, और होलोजोइक जंतु समान भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है, कुछ मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी प्रकार से भी ये पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों में रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए। नेक्स्ट इनमें जो डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है, वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के भीतर। जब भी इंट्रा वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजी में, इंट्रा यानी होता है के भीतर, जबकि इंटर अगर कहीं आता है, INTER, इंटर अगर कहीं आता है तो दो के बीच में होता है इंटर। इंट्रा सिर्फ एक के भीतर, इंटर दो के बीच की बात होती है। इंट्रा में सिर्फ अंदर की बात होती है। तो डाइजेशन इंट्रा सेल के भीतर ही होता है। चूंकि एक ही सेल का एनिमल है तो श्योर है डाइजेशन उसी के भीतर होगा, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें होगा। नेक्स्ट है इनमें रीजनरेशन की क्षमता इनमें होती है, इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। ये अपने खोए हुए पार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इवन इनके अगर जैसे यहाँ पैरामीशियम को आप बीच में से काट दो तो दो अलग अलग पैरामीशियम भी बन जाएंगे। इनमें इतनी रीजनरेशन की क्षमता होती है। बात करें इनका एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर, और ये जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सभी इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रोटोजोन्स को अमर क्यों कहा। तो देखिए इसको समझने के लिए देखो यहाँ ये बात पहले से दिमाग से निकालो। नॉर्मली हम ये मानते हैं अमर का मतलब जो कभी नहीं मरे, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली अमर या इमोर्टल थोड़ा अलग कंसेप्ट है। देखो कैसे, कोई भी एक एनिमल, एनिमल के दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक उसके जो न्यूक्लियस में पाया जाता है या उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉर्मली DNA होता है या RNA होता है या RNA होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी एनिमल का, वो जर्म प्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कहलाता है। और बाकी जो सेल के और जितने भी पार्ट है वो सब सोमेटोप्लाज्म कहलाते हैं। सोमेटोप्लाज्म कहलाता है। सोमेटोप्लाज्म जो है वो एक समय बाद में मर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जर्म प्लाज्म पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे
पहुंचा दिया जाता है। जर्म प्लाज्म भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा होता है। तो ऐसे में जिन जीवों में इस तरह का सिस्टम है वो सब मॉर्टल होते हैं, वो मर जाते हैं, वो अमर नहीं होते। लेकिन प्रोटोजोआ में क्या होता है, चूंकि एक ही सेल के ये बने हैं, जैसे अमीबा जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो पहले दो न्यूक्लियस बनाता है। जैसे ये है, दो न्यूक्लियस डिवाइड करके बनाएगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और साइटोप्लाज्म भी उसकी दोनों संततियों को दे दिया जाएगा। ऐसे में यहां देखो, इसका सोमेटोप्लाज्म भी अगली पीढ़ी में चला गया और इसका जर्म प्लाज्म भी अगली पीढ़ी में चला जाता है। तो यहाँ जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म दोनों ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो ऐसे में इनका कोई भाग मरा ही नहीं है, इसलिए इन्हें इमोर्टल कहा जाता है, अमर कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन या जनन कैसे होता है। तो इनमें जनन दो तरीके, दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी इनमें जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें जनन होता है फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि द्वारा। खंडन खंडन इनमें द्विविखंडन से भी हो सकता है, तो बहुविखंडन से भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि अमीबा जो है वो पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में दो नए अमीबा बना रहे हैं, तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग प्रकार से इनमें होता है, यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में मुकुलन। तो ये मुकुलन विधि द्वारा भी जो है वो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे यहाँ आप इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इसको मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ, लाल हम यहाँ रंग ले लेते हैं। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जो बाहर निकल रही है, ये संरचना कहलाती है बड। ये क्या कहलाती है, बड, BUD, बड। इसे हिंदी में कहते हैं मुकुल, इसे कहा जाता है। और ये मुकुल जो है इसके शरीर से यूं बाहर निकलती है, धीरे धीरे ये जो है वो आकार में यूं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक समय में इससे अलग होकर एक नया जीव बना देती है। इस तरह का रिप्रोडक्शन बडिंग या मुकुलन कहलाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, कॉन्जुगेशन प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दो प्रोटोजोन्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इस तरह आपस में जुड़ते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, दोनों आपस में जुड़ते हैं, कुछ जेनेटिक मेटेरियल का लेन देन करते हैं और फिर नई प्रोजेनी बनाते हैं, जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका प्रोटोजोन्स का कुछ इसी तरीका का। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की क्लासिफिकेशन की। तो इनमें पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार एग्जाम में तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि प्रोटोजोन्स में जो वर्गीकरण किया गया वो किस आधार पर किया गया है। तो उनमें चलन अंगों के, उनकी जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, उनका जो चलन अंग कौन कौन से हैं, बस इसी आधार पे इन्हें बांटा गया है चार क्लासेस में। और वो क्लासेस है फ्लैजिलेटा, सीलिएटा, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ। नाम में ही देखो आप समझ सकते हो, फ्लैजिलेटा में स्ट्रक्चर चलने वाली फ्लैजिला, सीलिएटा में किससे चलेंगे, सीलिया से, राइजोपोडा में चलेंगे वो शूडोपोडिया से। स्पोरोजोआ ध्यान रखना बिल्कुल अलग है, जिसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ज्यादातर स्पोरोजोआ के पैरासाइट ही होते हैं। फ्लैजिलेटा के उदाहरण है लीशमैनिया, ट्रिप्नोसोमा। ऐसे ही सीलिएटा का उदाहरण है पैरामीशियम, वॉटिसेला, बैलेंटीडियम। राइजोपोडा का उदाहरण है अमीबा, एंटमीबा। और स्पोरोजोआ का बहुत महत्वपूर्ण है प्लाज्मोडियम। चलिए आगे हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, जिसमें हम उन प्रोटोजोन्स को यहां मैं लेकर आया हूं जो मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बीमारियां करते हैं। छह यहां मैं आपके लिए प्रोटोजोन्स लेकर आया हूं और छह के छह किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला रोग है अमीबायसिस। अमीबायसिस या अमीबता, ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। ये आंत्र में पाए जाने वाला एक जीव है, इससे होता है अमीबता या अमीबायसिस। नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से ये होता है। दूसरा सबसे ज्यादा और सबसे घातक, विश्व में आज भी सबसे ज्यादा इसी रोग से लोग मारे जाते हैं, और वो है मलेरिया। लेकिन जैसे ही मैं बच्चों से पूछता हूं मलेरिया किससे होता है, तो बच्चे कहते हैं सर मच्छर, और कई मच्छर का नाम भी बता देते हैं, एनाफिलीज से होता है। नहीं, आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें, मलेरिया एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज से नहीं होता है।
मादा एनाफिलीज उसकी होती है वाहक, वो उसे लेकर आती है आपके शरीर तक, वाहक है। लेकिन होता है प्लाज्मोडियम की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज से। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, इसका जो रोग जनक है वो प्लाज्मोडियम है, रोग वाहक मादा एनाफ्लीज है। ध्यान रखना, मादा एनाफ्लीज ही है, मेल एनाफ्लीज नहीं है, नर एनाफ्लीज नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज है, नेक्स्ट किसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे प्लाज्मोडियम ओवल है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, ऐसे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसकी स्पीसीज होती है जिनसे मलेरिया, अलग अलग प्रकार के मलेरिया होते हैं। चलिए अगला है काला अजर रोग या लीशमैनियासिस। काला अजर रोग जो है वो लीशमानिया डोनोवेनी से होता है, जिसका वाहक सैंड फ्लाई होता है। ऐसे ही ट्राइकोमोनाइलिस, ट्राइकोमोनियसिस है, ट्राइकोमोनियसिस जो है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये महिलाओं में जो रोग होता है जिसे सफेद पानी रोग या श्वेत प्रद्रव्य रोग कहते हैं, ये वही रोग है जिसे कहते हैं ट्राइकोमोनियसिस, और ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से होता है। अगला है जियार्डियसिस रोग, नाम में ही इसका जीव का नाम है जियार्डिया। जियार्डियसिस रोग जियार्डिया से होता है, जियार्डिया लैम्बिला से होता है। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ये हमारे आंत का वृद्ध व्यक्ति कहलाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था आंत्र का वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं, आंत्र का वृद्ध व्यक्ति, ये हमारी आंत में पाए जाने वाला एक एनिमल है, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ और इंटेस्टाइन कहते हैं, जियार्डिया को, और इससे रोग होता है जियार्डियसिस। आखिरी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नीट में पूछा जा चुका है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिप्नोसोमा स्पीसीज से होता है, इसका वाहक होता है सीसी फ्लाई। ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग अलग है, टीएससी फ्लाई, लेकिन स्पेलिंग अलग है, उच्चारण हमें इसे सीसी फ्लाई बोलना है, सीसी फ्लाई। चलिए ये कुछ एनिमल्स के यहाँ प्रोटोजोन्स के एग्जांपल्स और उसके ब्यूटीफुल से डायग्राम्स हैं, लाइक ट्रिप्नोसोमा, अमीबा, ये है पैरामीशियम, और ये है वोर्टिसेला जिसे बैल एनिमल क्यूल कहते हैं, बैल घंटी जैसा ये नजर आता है, इसलिए इसे बैल एनिमल कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कितना घंटी जैसा ही कुछ होता है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला प्रोटोजोन है वोर्टिसेला, बैल एनिमल क्यूल। ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ध्यान रखना है, अगर आपने अब तक ये पूरा पढ़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, लाइक करना है, इन वीडियोस को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस तरह के जो वीडियोस हैं वो कैसे लगे। धन्यवाद।